हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम जानते हैं पीएमआर या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हाइड्रोजन के लिए, उसके बारे में कुछ और बातें। आज हम जानेंगे शील्डिंग और डीशील्डिंग के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था केमिकल शिफ्ट के बारे में, यानी प्रोटॉन का संकेत, उसका जो एनएमआर संकेत होता है उसकी स्थिति क्या है। तो उस प्रोटॉन के एनएमआर संकेत की जो स्थिति है वह शील्डिंग और डीशील्डिंग से परिवर्तित होती है। तो इसीलिए जानना ज़रूरी है कि शील्डेड प्रोटॉन क्या होते हैं या डीशील्डेड प्रोटॉन क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में देखिए। जब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रोटॉन होता है तो उसके आसपास जो समूह हैं, जो एटम्स हैं, उनके भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स भी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में की प्रबलता को महसूस करते हैं। तो जो सराउंडिंग या नेबरिंग या आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड, प्रेरित मैग्नेटिक क्षेत्र को जो उत्पन्न करते हैं, उसकी दिशा दो विपरीत दिशा में हो सकती है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दो विपरीत दिशाओं में हो सकती है। यदि प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है, ये है प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये अगर बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत में हो तो ये जो प्रोटॉन है, जितनी उसको मैग्नेटिक फील्ड दी गई है वो पूरा का पूरा महसूस नहीं करेगा, उससे थोड़ा सा कम महसूस करेगा। हम ये भी जानते हैं कि एनएमआर में संकेत तब मिलता है जब अल्फ़ा और बीटा स्टेट, यानी नाभिक प्रोटॉन का अल्फ़ा और बीटा स्टेट, हाइड्रोजन नाभिक का अल्फ़ा और बीटा स्टेट, उनके बीच में अंतर हो, उनके बीच में दूरी हो। यदि अल्फ़ा और बीटा स्टेट एकदम पास पास होंगे तो नाभिकों की संख्या अल्फ़ा और बीटा स्टेट में लगभग एक समान होने लगेगी। तो ये ज़रूरी है कि अल्फ़ा और बीटा स्टेट एक दूसरे से अधिक ऊर्जा के अंतर पे हों, ताकि जो संख्या अल्फ़ा स्टेट में प्रोटॉन्स की है उससे कम बीटा स्टेट, प्रोटॉन के बीटा स्टेट में उससे कम संख्या होनी चाहिए, ताकि आसानी से प्रोटॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके अल्फ़ा से बीटा स्टेट में जाएं और एनएमआर संकेत प्रदान करें। तो इसीलिए प्रबल इलेक्ट्रॉन फील्ड को महसूस करने की आवश्यकता प्रोटॉन को होती है, ताकि वो एनएमआर में संकेत प्रदान करे या स्पेक्ट्रम दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे H0 जो है, अगर बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता है और H मैग्नेटिक फील्ड जो महसूस करता है न्यूक्लियस, वो प्रबलता है, तो उनके बीच का रिलेशन इस तरह से H=H0 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा जो है वो शील्डिंग पैरामीटर है, कितनी शील्डिंग हुई है उससे उसको ये प्रदर्शित करता है। शील्डिंग का अर्थ ये है कि परिरक्षण, यानी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटॉन का परिरक्षण। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, आसपास के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, वो जो प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, उसकी दिशा बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत होने से प्रोटॉन बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता से परिरक्षित हो जाता है, पूरी तरह से महसूस नहीं करता, और उसको प्रदर्शित करता है, उसकी शील्डिंग को प्रदर्शित करता है ये शील्डिंग पैरामीटर अल्फ़ा। एक उदाहरण यहाँ पर स्क्रीन पे है एसिटिलीन प्रोटॉन का। ये देखिए, एसिटिलीन प्रोटॉन जो है वो शील्डेड प्रोटॉन है। क्यों? देखिए कि यहाँ ये जो दिशा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, और लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो प्रोटॉन के सामने से, पास से निकल रही हैं, उसकी दिशा विपरीत है बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के दिशा के। ये ऊपर की तरफ दिखाया गया है, ये नीचे की तरफ दिखाया गया है। तो एसिटिलीन प्रोटॉन्स जो हैं वो परिरक्षित प्रोटॉन्स हैं, इसीलिए इनको उच्च मैग्नेटिक फील्ड, उच्च एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, ताकि वो एनएमआर में संकेत प्रदान कर सके। डेल का मान यहाँ 2.5 से लेकर 3.5 है, और यह जो मान है वह 0 के पास है। 0 डेल पर टीएमएस संकेत देता है। हम जानते हैं कि टीएमएस के प्रोटॉन्स हाईली शील्डेड, उच्च परिरक्षित प्रोटॉन्स होते हैं।
शील्डिंग के ठीक विपरीत जो दूसरी प्रक्रिया है वो है डी शील्डिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डी शील्डिंग जो है कि वो तब होता है जब प्रोटॉन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो इंड्यूस्ड या प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के समान हो, उसके अनुरूप हो। तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड बाह्य मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन को दे रहे हैं वो उससे ज़्यादा महसूस करता है और अल्फ़ा और बीटा स्टेट के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे संकेत जो है आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ देखिए आप कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नीचे से ऊपर दिखाई गई है और जो है यहाँ लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो प्रोटॉन के पास से गुजर रहे हैं उनकी दिशा भी वही है जो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। ऐसे में ये जो प्रोटॉन है वह जितनी मैग्नेटिक फील्ड दी गई है उससे ज़्यादा महसूस करेगा और ऐसे प्रोटॉन को डी शील्डेड प्रोटॉन कहा जाता है। और इस प्रकार का प्रोटॉन कम निम्न बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में ही एनएमआर संकेत आसानी से प्रदान कर सकता है। इसी के साथ ये एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है, जिससे जैसे हमने इससे पहले वाला स्लाइड देखा था एसिटिलीन का, वो भी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस तरह से बेंजीन के प्रोटॉन के बारे में भी पूछा जाता है कि बेंजीन के प्रोटॉन्स जो है वो शील्डेड हैं कि डी शील्डेड हैं, क्योंकि डेल का मान 7.27 है, बहुत हाई डेल वैल्यू है, उसका मतलब ये डी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। आपको मालूम है कि बेंजीन का रिंग जो है वो समतलीय वलय होता है और प्रोटॉन्स जो हैं इसी तरह से इस वलय में चारों तरफ से इस छः कार्बन के ऊपर प्रोटॉन्स होते हैं और वो प्रोटॉन्स जो हैं वो बेंजीन रिंग के तल पर ही होते हैं। तो इधर की तरफ ये जो प्रोटॉन्स अगर होंगे और उनके पास से गुजरने वाला जो बाह्य मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ ठीक वैसे ही जैसे बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। तो ऐसे में बेंजीन के प्रोटॉन भी विपरिलक्षित होते हैं और डेल का उच्च मान यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रोटॉन है वो डी शील्डेड है। तो ये याद रखिएगा कि यदि डेल का मान हाई है तो उसका मतलब वो डी शील्डेड प्रोटॉन है। उसका मतलब ये भी है कि जो प्रोटॉन है वह निम्न प्रबलता वाले बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में ही एनएमआर संकेत प्रदान कर देता है। जैसे जैसे डेल का मान घटता जाता है वैसे वैसे वो शील्डिंग बढ़ती जाती है और डेल का मान बढ़ना यानी डी शील्डिंग का होना। अब इन दोनों बातों से हमें ये तो पता पड़ ही गया है कि शील्डिंग और डी शील्डिंग की वजह से जो एनएमआर संकेत है वो अपनी जगह से खिसक जाता है या शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल्स, जैसे ही वो शिफ्ट होगा उसका मतलब संकेतों की स्थिति जो है परिवर्तित हो जाएगी और उस परिवर्तित या संकेतों के खिसकने से हमें ये महसूस हो जाएगा कि किस प्रकार का प्रोटॉन है, उसके आसपास की स्थिति क्या है, कौन से समूह उसके आसपास जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल्स जो है वो शील्डिंग और डी शील्डिंग दोनों की वजह से एनएमआर संकेतों का शिफ्टिंग या विस्थापन होता है। और अगर शील्डिंग होती है तो टीएमएस के संकेत के करीब वो शिफ्ट हो जाएगा और डी शील्डिंग होती है तो टीएमएस के संकेत से दूर वो शिफ्ट हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल्स या एनएमआर संकेतों का विस्थापन, जिससे हमें यौगिक की संरचना के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें मालूम हो जाती हैं। शील्डिंग और डी शील्डिंग के कुछ और एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख लीजिए। इन्हें भी एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी और अपने थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के होते हैं उनमें भी इन्हें पूछा जाता है। ये देखिए ये है एल्डिहाइड का प्रोटॉन। यहाँ अगर ये आर की जगह एच होता तो फॉर्मेल्डिहाइड होता, तो इसलिए भी यहाँ पर दिखाया गया है एच या फिर आर। तो यहाँ देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर की तरफ है और जो इंड्यूस्ड या प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड के जो फोर्स लाइंस ऑफ फोर्स है उसकी दिशा भी ऊपर की तरफ है, जो कि प्रोटॉन के पास से जो लाइंस गुजर रही हैं उनकी दिशा। तो यहाँ देखें कि ये भी डी शील्डेड प्रोटॉन है और इसके एल्डिहाइड के इन प्रोटॉन्स का जो मान है देखिए डेल इज इक्वल टू 9.5 से लेके 10, तो काफ़ी हाई वैल्यू है जो कि डी शील्डिंग को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एनिलीन को, ये है 18 एनिलीन
18 एनुलिन है ये, और ये बहुत बड़ा रिंग है। इसमें कार्बन की संख्या गिने आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो 18 कार्बनों से बना हुआ ये रिंग है, इसीलिए इसको कहते हैं 18 एनुलिन। और ये एरोमेटिक यौगिक है। और यहाँ पर देखिए, इसकी खूबी ये है कि कुछ प्रोटॉन्स रिंग के बाहर की तरफ हैं और कुछ प्रोटॉन्स रिंग के अंदर की तरफ हैं। बेंजीन में सभी प्रोटॉन्स जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स है वो रिंग के से बाहर की तरफ होते हैं, जबकि एनुलिन में कुछ प्रोटॉन्स अंदर होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स बाहर होते हैं। जो एनुलिन है वो क्लासिक एग्जांपल है जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स कुछ शील्डिंग दिखाते हैं, कुछ डी शील्डिंग दिखाते हैं। किस प्रकार से, वो ये आप देखें स्क्रीन पे, बहुत क्लियर होगा आपको कि लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं और अंदर की तरफ जो प्रोटॉन्स हैं उनके विपरीत दिशा में, और जो बाहर की तरफ है उनके साथ में से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं वो उसी दिशा में जा रही हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के अनुरूप बाहर वाले प्रोटॉन्स के इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यानी बाहर वाले प्रोटॉन्स डी शील्डेड है, और अंदर वाले जो प्रोटॉन्स हैं रिंग में उनसे विपरीत दिशा में ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं। किसके विपरीत दिशा में? बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इनके पास से गुजर रही हैं वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के दिशा के विपरीत दिशा से गुजर रही हैं। इस वजह से ये जो अंदर वाले प्रोटॉन्स हैं वो जितना बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता है उसको पूरा पूरा महसूस नहीं करके उससे बहुत कम महसूस करेंगे, जिसकी वजह से वो जो है शील्डेड या परिरक्षित हो जाएंगे। बाहर वाले प्रोटॉन्स जो है वो डी शील्डेड और विपरिरक्षित हो जाएंगे। आप डेल का मान देखिए, यहाँ पर जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं बाहर वाले, उनके डेल का मान है 9.3, और जबकि अंदर वाले जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 हाइड्रोजन होंगे कुल मिलाकर, उनके जो डेल का मान है वो -3.0। कल मैंने आपको बताया था -3.0। मैंने कल आपको बताया था कि डेल का मान जो है वो 14-15 से लेकर माइनस तक भी जा सकता है। तो ये रेंज जो 0 से 10 का अक्सर जाना जाता है वैसा है नहीं, रेंज उससे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेल के मान से केमिकल शिफ्ट से सिग्नल के विस्थापन से हम ये पता कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो शील्डेड है या डीशील्डेड है और उसकी स्थिति क्या है, यानी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम शील्डिंग और डीशील्डिंग के से पता कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं अब वो कुछ बातें जो केमिकल शिफ्ट या पोजीशन ऑफ सिग्नल्स को प्रभावित करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लें। इससे पहले जब हमने शील्डिंग और डीशील्डिंग के बारे में इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था तो हमें ये पता पड़ गया था कि जैसे ही शील्डिंग होती है तो डेल के स्केल में यहाँ TMS का स्थान है, तो शील्डिंग वाले प्रोटॉन्स जो है उनका मान कम होता जाता है और यहाँ आसपास ही वो डेल का मान शील्डिंग प्रोटॉन्स का, शील्डेड प्रोटॉन्स का आता है। और जैसे जैसे डी शील्डिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे डेल का मान बढ़ता जाता है और वो 10 की ओर खिसकने लग जाता है, डेल इक्वल टू 10 के ओर खिसकने लग जाता है। हमको ये भी मालूम है कि डेल के जो ऑपोजिट जो दूसरा स्केल है वो है टॉ स्केल। इसके बारे में हमने इससे पहले वाले स्लाइड्स में आपको बताया था, और ये भी बताया था डेल और टॉ दोनों को अगर जोड़ें तो 10 का वैल्यू आता है, यानी टॉ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल या डेल इज इक्वल टू 10 माइनस टॉ। ये हमने आपको पहले बता रखा है। तो यहाँ देखिए कि अगर टॉ का स्केल लें और तो जो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं उनके टॉ का मान उच्च होगा और डी शील्डेड जो प्रोटॉन्स हैं उनका टॉ का मान कम होगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, हाई फील्ड और लो फील्ड। ये हमें मालूम है कि जो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो हाई फील्ड प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि उन्हें बाह्य मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने के लिए हाई मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है ताकि वो संकेत प्रदान कर सकें। परिरक्षित प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड देने पर ही वो NMR संकेत देते हैं, क्योंकि तब वो जाके बाह्य मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करते हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए जानते हैं वो फैक्टर्स, वो कारक जो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इंड्यूस्ड इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो विस्थापन होता है वो सिग्मा बंध के थ्रू आंशिक विस्थापन होता है। तो जब कोई प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप
के आसपास हो या उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना। और इलेक्ट्रॉन्स जैसे वो अपनी ओर खींचता है तो प्रोटॉन के आसपास का इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है, जिससे डी शील्डिंग होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घट गए तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम हो जाता है। इस वजह से शील्डिंग कम हो जाती है, यानी डी शील्डिंग हो जाती है। डी शील्डिंग होने से ही के साथ साथ आप देखिए डी शील्डिंग अगर होती है तो डेल का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ देखिए एग्जांपल आपके सामने है स्क्रीन पे, ये फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो, ठीक है। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक हैलोजन लगाया, एक बार फ्लोरो लगाया, क्लोरो, और एक बार ब्रोमो। यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई फ्लोरीन की है और सबसे कम ब्रोमो की है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ज़्यादा डी शील्डिंग। तो डी शील्डिंग यानी डेल का मान ऊपर, डेल का मान हाई यानी लो फील्ड में संकेत दे देगा। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, डी शील्डिंग बढ़ती जाती है और डेल का मान बढ़ता जाता है। इधर देखिए कि यहाँ पर ये देखिए दूसरे, यहाँ तो हैलोजन्स लिए थे हमने, हैलोजन्स के अलावा हमने दूसरे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए कि सल्फ़र का सबसे कम है और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है डी शील्डिंग बढ़ती जा रही है और डी शील्डिंग के साथ साथ जो है डेल का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज़ और भी है कि जैसे जैसे विद्युत ऋणी जो एटम होता है उससे प्रोटॉन की दूरी बढ़ती जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट को जो ये प्रोटॉन महसूस करेगा उसमें भी घटाव या गिराव आएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है डी शील्डिंग भी कम होती चली जाएगी। आप देखिए यहाँ पर CH3Cl यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डी शील्डिंग को महसूस करेगा। यहाँ आप देखिए कि जिस कार्बन से प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उसके अगले कार्बन, नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की प्रबलता जो ये प्रोटॉन महसूस करेगा अब उसमें इसकी तुलना में कमती आ जाएगी और जिस वजह से डेल का मान भी जो है वो घट जाएगा, यानी जो डी शील्डिंग का मान है वो घट जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स या विद्युत ऋणी समूहों की या एटम्स की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट है -I इफेक्ट वो बढ़ता जाएगा और उसी अनुपात में डी शील्डिंग बढ़ती जाएगी और डेल का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए स्क्रीन पे CH4 है, ये मीथेन पे जो प्रोटॉन है CH प्रोटॉन है उसका डेल का मान 0.9 है। उसमें हमने एक क्लोरो उसी कार्बन पे डाल दिया एक हाइड्रोजन को हटा के, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई 3.0 डेल। हमने 2 बढ़ाया तो 5.25। हमने 3 हाइड्रोजन हटा के उसमें 3 क्लोरो लगा दिए तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई और बहुत ज़्यादा डी शील्डिंग हो गई और डेल का मान भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डेल का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसी क्रम में डी शील्डिंग बढ़ती जाती है। हम उन समूहों की बात कर रहे हैं जिनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है और हम उस प्रभाव की बात कर रहे हैं जो कि -I प्रभाव है। दूसरा जो प्रभाव है इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा वो है वैन डर वाल्स डी शील्डिंग, उसको हम कहते हैं। वैन डर वाल डी शील्डिंग जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड यानी त्रिविम रसायन, त्रिविम बाधित यौगिक अगर हो, किसी यौगिक में अगर त्रिविम बाधा ज़्यादा है यानी समूहों का आकार बड़ा है, धक्का मुक्की है, वहाँ पर जगह की कमी है, तो ऐसी स्थिति में रिपल्शन होगी और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस स्थिति में जो है डी शील्डिंग प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से डेल का मान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर स्टेरिकली हिंडर्ड यानी त्रिविम बाधित समूह आसपास जुड़े हुए हैं तो डी शील्डिंग होगी और डेल का मान बढ़ जाएगा। दूसरा है स्पेस इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट है स्पेस इफेक्ट या एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। इसमें जो
असंतृप्त यौगिक हैं उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बायोमैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में सर्कुलेट होते हैं और उनसे प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये वाला जो हमने इफेक्ट है इससे पहले वाले स्लाइड्स में भी हमने देखा हुआ है। आप देखें दोबारा एक बार और कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहे हैं ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है और इसमें देखिए कि प्रोटॉन के पास से गुजरता हुआ जो प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो बायोमैग्नेटिक फील्ड के अनुरूप है। यहाँ हो जाएगी डी शील्डिंग, डेल का मान हाई हो जाएगा और यहाँ ये इस तरह से बायोमैग्नेटिक फील्ड में व्यवस्थित होता है कि प्रोटॉन के पास से निकलने वाला जो प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वह बायोमैग्नेटिक फील्ड के दिशा के विपरीत है। इसलिए ये जो प्रोटॉन्स है वो बायोमैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शन में, उसकी तुलना में कम प्रबलता का मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेंगे। यानी ये प्रोटॉन्स जो है वो परिरक्षित प्रोटॉन्स होंगे या शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे, जिसकी वजह से डेल का मान इसकी तुलना में यहाँ पर डेल का मान कम होगा। तो इस तरह से शील्डिंग और डीशील्डिंग हम पता कर सकते हैं स्पेस इफेक्ट के द्वारा। इसे स्पेस इफेक्ट या एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चौथा इफेक्ट है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो है वो तब बनता है जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो, ये आपको पता है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आसानी से बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन के आसपास से कम हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर खींच लेगा, जिसकी वजह से डीशील्डिंग होती है। डीशील्डिंग होते ही डेल का मान हाई होता है, यह आपने अब तक देखा हुआ है। आपको ये भी मालूम है कि जैसे जैसे सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट करते जाएंगे, उस सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बढ़ती जाएगी। और अगर बढ़ती जाएगी तब जब वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। और अगर सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लग जाता है यदि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो यदि इस प्रकार का डेल का वैल्यू बढ़े और घटे, कंसंट्रेशन के साथ वो बढ़ जाए और कंसंट्रेशन के साथ उसमें बदलाव आए, ऐसी स्थिति में उस डेल के वैल्यू को जो है हम कहते हैं, ऐसी स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यदि कंसंट्रेशन के परिवर्तन के साथ डेल का मान नहीं बदलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ऐसी स्थिति में वह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसी मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, इसीलिए डेल के मान में कोई परिवर्तन कंसंट्रेशन के साथ नहीं आता है। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी हम डेल के वैल्यू के बदलने या ना बदलने से पता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करें पर्सनली। थैंक यू।